गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियोस में अपने क्लास 12 सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स अपन ने रीड आउट किए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में क्लियर कर रहा हूँ। जो आज मैं आपको पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ उसमें मेन जो पॉइंट्स हैं, पहला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? आप स्टूडेंट्स में कोई बता सकता है कि व्हाट डू मीन बाय फ्रैक्शन मैथ्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कि फ्रैक्शन होता क्या है? तो ये हम देखें तो फ्रैक्शन जो है इट मींस मैथ्स के अकॉर्डिंग देखते हैं हम तो P बाय Q, यानी P बाय Q जो है वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है मैथ्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। पर यहां यदि अपन देख रहे हैं कि सर व्हाट डू मीन बाय मोल फ्रैक्शन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, चैप्टर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो हम देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन को हिंदी में मोल प्रभाज कहा जाता है। प्रभाज इट मींस जो फ्रैक्शन में हो, इट मींस P बाय Q जो है, तो P जो है न्यूमरेटर है और जो Q है वो डिनोमिनेटर है। जैसे कि हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स नहीं समझा तो एक बार समझ सकते हैं। एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट इट मींस जो स्मॉलर अमाउंट में है और सॉल्वेंट इट मींस जो ज्यादा अमाउंट में। तो जो कम अमाउंट में इट मींस सॉल्यूट होगा जो डिसॉल्व हो रहा है, और जो ज्यादा अमाउंट में है इट मींस सॉल्यूशन। तो दे आर टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, इट मींस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो यहां भी अब आज मैंने मोल फ्रैक्शन की आपको एक डिफाइन लिखी है, देखना मैं आपको समझाता हूं, पूरा क्लियर करता हूं। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय x, यानी कहने का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट दिए होंगे, एक सॉल्यूट दिया होगा और एक सॉल्वेंट दिया होगा। पहली बात, तो किसी भी कंपोनेंट का, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, यदि उनका नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हो और उनका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आपको यहां एक डेरिवेशन दिया गया है, पूरा प्रूफ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोल फ्रैक्शन है उसको x लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन में इसका डेरिवेशन है, जैसे लेट अस सपोज हम मानते हैं कि A जो है आपको एक सॉल्यूट के रूप में बिहेव हो रहा है, तो जो B है वो सॉल्वेंट है। तभी आपने लिखा है इफ सब्सटेंस A डिसॉल्व, तो डिसॉल्व कौन हो रहा है? A, इट मींस वो सॉल्यूट के रूप में बिहेव कर रहा है। किसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है? B के अंदर। तो B जो हो गया उस कंडीशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सॉल्वेंट। तो दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ए को सॉल्यूट बी को सॉल्वेंट माना अपन ने, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे दोनों की। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या लिखा? Na अपॉन Na एंड Nb। ये हमें नंबर ऑफ सॉल्यूट्स या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। तो Na जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, Nb जो होगा वो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि मोल्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी दिया हुआ, आपका हिंदी के अकॉर्डिंग बताना, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन जो मोलर मास है, इट मींस मॉलिक्यूलर मास है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बार और बता दूं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 11th में कि मोल्स एक्चुअली है क्या? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मोल्स जो है इट मींस केमिकल एलिमेंट्री जो स्पीशीज है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस की, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा? मोल्स को रिप्रेजेंट करेगी। तभी मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इट मींस जो आपको दिया होगा, और मोलर मास इट मींस जो भी मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो फाइंड आउट करेंगे, तो उन दोनों का जो रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इतना क्लियर? नेक्स्ट आगे देखना बेटा, मोल फ्रैक्शन अब हमें फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन अपन को दो कंपोनेंट के फाइंड करेंगे, A और B। A इट मींस सॉल्यूट और B मींस सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन को मैंने बताया था x से रिप्रेजेंट कर रहे, और मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हमें फाइंड करने। तो A को हमने सॉल्यूट रिप्रेजेंट किया और B को हमने क्या रिप्रेजेंट किया बेटा? सॉल्वेंट के रिप्रेजेंट किया है।
तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद हम जब मोल फ्रैक्शन को में जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी सॉल्यूट है उसका हमें मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, XE, x यानी मोल फ्रैक्शन, A इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, Na इट मींस नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन Na प्लस Nb यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट मींस सॉल्यूशन, यदि हम यू लिख सकते हैं बेटा, तो Na जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na प्लस Nb इट मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी टोटल सॉल्यूशन। तो ये जो आपको लाइन दे रखी है इट मींस ये नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगी। जस्ट लाइक इसी प्रकार बेटा नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम फाइंड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करें और सॉल्वेंट के लिए अपन ने b रिप्रेजेंट किया था, यहां पे देखा, तो उस कंडीशन में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब यहां पे Nb क्या है बेटा, नंबर मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन Na प्लस Nb। Na प्लस Nb का मतलब क्या हो रहा है बेटा, Na मींस सॉल्यूट प्लस Nb इट मींस सॉल्वेंट, तो इन दोनों का जो सम है इट मींस वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वाला आपको लाइन दिख रही है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगी और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करती है। हम टोटल मोल फ्रैक्शन देखें बेटा तो क्या रिप्रेजेंट लिखा है मैंने, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि इन दोनों का जो सम है नंबर्स ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का जो सम है वो ऑलवेज 1 होगा, इट मींस यूनाइट होगा। इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 1 होगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स जो हम सॉल्यूट फाइंड करेंगे या मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करेंगे तो उनकी जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। वाई, क्योंकि दोनों का सम क्या बोल रखा है बेटा, 1 बोल रखा है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट अप करते हैं XA, तो XA जो है वो आपको लिखा है नंबर मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो XA की जो हमने लिखा है Na अपॉन Na प्लस Nb, तो XA की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट अप कर दी बेटा, ठीक। सेकंड बात कर रहे हैं XB हमने क्या लिखा है, Nb Na प्लस Nb, और XB जगह हमने Nb प्लस Na प्लस Nb, ठीक, इतना क्लियर। इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, इज इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब हो गया कि इन दोनों का सम है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों का जो सम है मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो ऑलवेज 1 बनेगा। अब बात होती है, हो सकता है कैसे कि स्टूडेंट के मन में कोई डाउट हो सकता है इसमें फ्रैक्शन का मीन क्या रहा है, तो ये जो अपॉन में आ रहा है जो बेटा P बाय Q जो रेशियो आ रहा है इट मींस ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और मोल फ्रैक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू, मोल फ्रैक्शन के थ्रू हम किसी भी कंपोनेंट्स इट मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद उनका मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, और मोल फ्रैक्शन को ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाएगा वो X से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना क्लियर? किसी को डाउट है तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मीन एक बार और सुन लो, P बाय Q, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनके नंबर्स और मोल्स को फाइंड करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो मोल फ्रैक्शन यूज किया जाता है। मोल फ्रैक्शन को ऑलवेज X से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इसका हम डेरिवेशन लिखते हैं कि लिखा है एक कोई सब्सटेंस है A जो डिसॉल्व है सब्सटेंस B के अंदर, तो जो डिसॉल्व है और जो डिसॉल्व कर रहा है जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट है और ज्यादा अमाउंट में वो क्या है, सॉल्वेंट है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं सॉल्यूट के तो उसको Na से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए फाइंड करेंगे तो Nb लिखेंगे जो हमें गिवन है, ठीक। मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इट मींस जो दिया है, मोलर मास इट मींस जो भी मॉलिक्यूल का मास है वो मोलर मास कहलाएगा। इतना क्लियर? मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम X से प्रिंट करें तो A और B यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब इसके हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को A माना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड किया X है, इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। अब Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, Na प्लस Nb इट मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट मींस टोटल सॉल्यूशन, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो जस्ट लाइक वही सॉल्यूट के सॉल्वेंट आ गया,
बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट को डिपेंड कर रहा है, तो NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक बेटा, टोटल मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, XA प्लस XB इक्वल टू 1, यानी इन दोनों का जो सम है वो ऑलवेज 1 होगा, यूनाइट होगा, इन दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी। XA की जगह हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस XB NB Na प्लस NB, इन दोनों का जो सम है वो ऑलवेज 1 होगा, पहली बात बेटा। दूसरी बात एक मैं आपको और बता दूं कि जो रेशियो में जो आ रहा है Na अपॉन Na प्लस NB, इट मीन्स जो रेशियो में आ रहा है इट मीन्स मैथ्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग P/Q, वो ही क्या कहलाता है बेटा, फ्रैक्शन कहलाता है। और हिंदी के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो इसको मोल प्रभाग इट मीन्स P/Q, जहां पे एक न्यूमरेटर हुआ और एक डिनोमिनेटर हुआ। क्लियर? आई थिंक मैंने सेकंड बार क्लियर कर दिया, आपको क्लियर हो गया हो। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नेक्स्ट जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगी अब, तो उसमें ये क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या इससे रिलेटेड थ्योरी कुछ भी आ सकता है, तो उसको अच्छी तरह रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट आता है एक और पॉइंट है बेटा, जो मोलारिटी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोलारिटी के बारे में बताया था, आज मैं आपको मोलारिटी के बारे में बता रहा हूं। और सबसे पहली बात, मोलारिटी को हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहा जाता है बेटा मोलरता। मैं दोनों मीडियम में बता रहा हूं कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हो तो उनके लिए भी है, और इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही। सबसे पहले अपन डिफाइन देखते हैं बेटा, मोलारिटी जैसे आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है बेटा, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने ये एक सॉल्वेंट ले लिया, और सॉल्वेंट यूनिवर्सल कुछ भी होता है जो ज्यादा अमाउंट में होगा। इस सॉल्वेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने डिसॉल्व हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलारिटी कहलाएगी बेटा, या हिंदी के अकॉर्डिंग मोलरता। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो रहा हो, सर कल मोलारिटी में आपने बताया था, आपको मोलारिटी में मैंने बताया था बेटा 1 kg सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स जितने डिसॉल्व होंगे वो उसकी मोलारिटी कहलाएगी। जबकि मोलारिटी में मैं क्या डिफाइन बता रहा हूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन इट मींस 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मीनिंग होता है एटम हो, मॉलिक्यूल हो और आयंस हो, कितने डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलारिटी। तो मोलारिटी और मोलालिटी में दोनों में मेन डिफरेंस देखें तो मोलारिटी जो है बेटा वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, जबकि मोलालिटी है इट मींस वो डिपेंड करेगी मास पे। इतना क्लियर? किसी को डाउट? नेक्स्ट आगे देखना, मोलारिटी जो है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना, जबकि मोलारिटी को अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है कभी स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो जाएगा सर दोनों में तो m हमारा तो एक कैपिटल M है और एक स्मॉल m है, तो मोलारिटी को आपको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने गिवन है बेटा, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड यूनिवर्सल जो कम अमाउंट में होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने सॉलिड के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो मोलारिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मोलारिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर? किसी को डाउट? नेक्स्ट आगे देखना बेटा, मोलारिटी और मोलालिटी में एक डिफरेंस और है बेटा कि जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर से इफेक्टेड होगी, जबकि मोलालिटी कल भी मैंने बताया था मोलालिटी वाले पॉइंट्स में प्रीवियस वीडियो में कि मोलालिटी वो टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती है। तो टेम्परेचर से इफेक्टेड होने वाला जो मेन फैक्टर है वो मोलारिटी है, ना कि मोलालिटी है। ठीक, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलालिटी जो है वो भी इफेक्ट होगी, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है बेटा, उसके पार्टिकल जो होंगे लिक्विड के अंदर, उसके जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक्सपैंड होंगे, तो ऑब्वियसली जो मोलारिटी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगी, इफेक्ट होती है। तो मोलारिटी इज टोटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो फॉर्मूला अपन देख लिया बेटा। नेक्स्ट इसकी यूनिट्स देखते हैं बेटा, मोलारिटी का मैंने यूनिट्स लिखी है, मोल लीटर इनवर्स, यूनिवर्सल मास नंबर ऑफ मोल्स रखे सॉल्यूट के, तो मोल्स आ गया बेटा, अपॉन में आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और वॉल्यूम की यूनिट यूनिवर्सल लीटर, और तो क्या बन गया बेटा इसकी यूनिट्स, मोल लीटर इनवर्स।
या अदर लैंग्वेज में हम एक यूनिट्स की और लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे, सीजीएस होती है और एक ऐसा यूनिट होती है, तो एक यूनिट और है, इसको हम मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तब हम उसको ऐसे करते हैं। तो कहने का मीन हो गया बोथ यूनिट्स आर रिप्रेजेंट मोलारिटी, दोनों जो यूनिट्स हैं वो मोलारिटी या मोलरता को रिप्रेजेंट करती है। एक बार सुन लो बेटा, मोलैरिटी इट मींस किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितने डिसॉल्व होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, मोलैरिटी। पहली बात, हिंदी के अकॉर्डिंग उसको मोलरता कहते हैं। सेकंड, मोलरिटी जो है, मोलैरिटी है, उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ठीक। इसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये मैंने आपको बताया। इसकी यूनिट्स दिखी रही है, में रिप्रेजेंट हो रही है, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी ऑफ मोल लीटर इनवर्स। अब मोल लीटर इनवर्स कैसे बना, यूनिवेरिएबल आपके सामने है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट मींस मोल्स, और वॉल्यूम की यूनिट लीटर है, तो लीटर इनवर्स मैथ्स में आप जानते ही हो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स में मैथ्स के भी हो। और इसकी अदर यूनिट्स क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को ऐसे मेंशन करेगा, तो ये आपका मोलैरिटी है, ठीक। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मोलैरिटी बताया था, इस वीडियो में मैंने आपको मोलैरिटी बताया, दोनों में एक बार डिफरेंस सुन लो। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन वॉल्यूम, जबकि मोलैरिटी डिपेंड ऑन मास, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम देखें तो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी, जबकि मोलैरिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना। थर्ड पॉइंट, मोलैरिटी जो है उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट ना करके हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर। नेक्स्ट, मोलैरिटी में हम देखते हैं इसकी यूनिट्स मोल लीटर इनवर्स मोलैरिटी की, जबकि मैंने आपको मोलैरिटी की यूनिट बताई थी मोल पर केजी, केजी यूनिवर्सल, क्योंकि वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान इट मींस मास पर डिपेंड कर रही है। और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, आप दोनों का फॉर्मूला लिखते हो, तो इस प्रकार आप मोलैरिटी और मोलैरिटी में आप डिफरेंस भी कर सकते हो, और यहां तक कि इनमें सिमिलैरिटीज आ जाए तो सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों के अंदर टेम्परेचर है, बस एक वो बात अलग है बेटा कि टेम्परेचर जो है सर मोलैरिटी और जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी मोलैरिटी, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती। खैर आपको सिमिलैरिटी नहीं आएगी, मेन आपको डिफरेंस आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना। तो इस प्रकार 4 या 5 मार्क्स में इसका डिफरेंस आ जाए तो आप इनमें डिफरेंस भी लिख सकते हो। इतना क्लियर? किसी को डाउट किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, और जिसको भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, जो भी डाउट हो, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट मतलब बेटा डाइल्यूशन फॉर्मूला, या अदर लैंग्वेज में इसके हम बात करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, सॉल्यूशन में 2 टाइप के सॉल्यूशन है मेन, जिसको आपने कहीं केमिस्ट्री लैब में 11th में नाम भी सुना हुआ है। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। पर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, आधे स्टूडेंट्स को कुछ डाउट भी होता है। कंसंट्रेटेड का मीन ये होता है जब नंबर ऑफ अमाउंट जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है और सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो कम है। एक बार सुन लो, नंबर ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो और नंबर ऑफ सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, इट मींस प्योर। अदर लैंग्वेज में बात करें, एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट इट मींस इसका अपोजिट इट मींस जब नंबर ऑफ सॉल्वेंट का अमाउंट तो ज्यादा होगा प्लस नंबर ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट कम है। एक बार सुन लो, नंबर ऑफ सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और नंबर ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट का कम है तो डाइल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, और नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट का अमाउंट कम है तो वो कंसंट्रेटेड को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपने 11th और 10th में आपने पढ़ा था, फिर वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सबसे पहले यूनिवेरिएबल, ये आपके कुछ एसिड्स के नाम दे रखे हैं, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूनिवेरिएबल, जो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक है आपका वीक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड, यूनिवेरिएबल फॉर्मूला अपने 10th लेवल में पढ़ा था, इसका IUPAC भी क्लियर करोगे। तो ये जो है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन,
अब बात उठती है सर एक्वस, एक्वस इट मींस रिलेटेड टू वाटर, यू नो। तो एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन के अंदर बेसिक पॉइंट्स में आता है। एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब सॉल्वेंट वाटर के रूप में बिहेव कर रहा है तो एक्वस सॉल्यूशन होगा बेटा। एक बार सुन लो, सॉल्वेंट यदि वाटर के रूप में बिहेव करता है तो एक्वस सॉल्यूशन है। यदि सॉल्वेंट वाटर के रूप में नहीं है, अदर कोई सॉल्वेंट है, अदर इट मींस कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल है, फिनॉल है, बेंजीन, ईथर है, तो उस कंडीशन में वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? एक्वस सॉल्यूशन इट मींस सॉल्वेंट वाटर के रूप में बिहेव कर रहा है। यदि सॉल्वेंट वाटर के रूप में बिहेव नहीं कर रहा है तो नॉन एक्वस होगा। क्योंकि कई बार आपने देखा लैब में आप गए हो तो आपने देखा होगा बोतल या जो भी केमिकल्स की जो एसिड्स की बोतल है उस पर लिखा होता है एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस, एक्यू और नॉन एक्यू। तो एक्यू इट मींस रिलेटेड टू एक्वस, एक्वस इट मींस रिलेटेड टू एक्वा, एक्वा इट मींस रिलेटेड टू वाटर। तो जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एडेड है, सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बिहेव कर रहा है तो एक्वस, और अदर होगा तो नॉन एक्वस। इतना क्लियर? ठीक है। तो आपके सामने एक कंटेनर है, इस कंटेनर एक बीकर है, इसके अंदर आपने H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO एक्वस सॉल्यूशन लिया, कंसंट्रेटेड यूनिवर्सल, जिसके अंदर अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा। ठीक। आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद आपने इस कंटेनर के अंदर वाटर मिक्स कर दिया तो यूनिवर्सल, अभी मैंने आपको बताया था जब भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जब वाटर मिक्स कर दोगे तो वो कैसा रिप्रेजेंट करेगा? डाइल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तभी अपन डाइल्यूशन वर्ड अप्लाई करें। ठीक। तो वाटर आपने मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग मोर ऑफ सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड। ये है क्लियर? एक बार समझो। When a concentrated solution is diluted by adding moles of solvent, the number of moles of solute in the solution remain unchanged। यानी कहने का मतलब ये हो गया मेरे बेटा कि ये आपका एक concentrated H2SO4 aqueous solution था। जब इसके अंदर आपने कुछ अमाउंट में सॉल्वेंट मिलाया, इट मींस वाटर मिला दिया, तो वाटर मिलाने के बाद आपका ये जो कंटेनर है ये डाइल्यूट तो हो गया, बट इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो अनचेंज होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो इसके अंदर जैसे थे वो नंबर ऑफ मोल्स वैसे कैसे होंगे, बस इसकी जो स्टेट है वो ठीक है कि यहां पे कंसंट्रेटेड था, वाटर मिक्स करने के बाद वो कैसी कंडीशन में आ गया बेटा? डाइल्यूटेड हो गया। तभी अपन यहां डाइल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अदर लैंग्वेज को मोलैरिटी इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक। इतना क्लियर? ये मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको मैंने क्लियर भी कर दिया बेटा, ताकि आप लोगों को कुछ डाउट हो कि सर कैसे कंसंट्रेट है और कब वो डाइल्यूट में कन्वर्ट होगा। तो जब उसके अंदर वाटर मिक्स कर लोगे किसी कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो वो डाइल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक। नेक्स्ट आगे बेटा, अब इसका हम देखते हैं इसकी इक्वेशन। इन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन वाला डाइल्यूट से पहले की स्टेज, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। जब वो डाइल्यूट हो गया है तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में फाइंड करना है। तो यू नो वेरी वेल बेटा, m into v, m मींस मोलैरिटी, और नंबर ऑफ मोल्स को आप n से भी रिप्रेजेंट करते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये थोड़ा जानना, ये नंबर मोल्स ऑफ डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ठीक। अब इसमें एक इक्वेशन लिखिए बेटा, m1 v1 is equal to m2 v2। सर व्हाट डू यू मीन बाय m1 v1 और m2 v2? तो यू नो वेरी वेल, इधर मैं रिप्रेजेंट कर रखा है m1 इट मींस इनिशियल मोलैरिटी। इनिशियल मोलैरिटी का मीन यह है बेटा कि आफ्टर बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेट वाली स्टेज के अंदर जो इनिशियल मोलैरिटी उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैरिटी यू नो वेरी वेल है ना, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट m2 मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, जब उसको डाइल्यूट कर दिया तब उसकी मोलैरिटी होगी m1 से क्या बन जाएगी बेटा? m2। इसको हम कहते हैं फाइनल मोलैरिटी भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट v1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, बिफोर डाइल्यूशन से पहले का जो वॉल्यूम होगा उसको v1 से प्रिंट करेंगे। आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम v2। तो क्या लिख दिया? v2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन। तो एक टोटल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक। इतना क्लियर? नेक्स्ट केस, एक केस में और सकता है बेटा, क्या लिखा है? मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, मतलब दो सॉल्यूशन सेम सब्सटेंस के, जब दो सॉल्यूशन को हम जब मिक्स कर रहे हैं तब उनकी जो मोलैरिटी के लिए जो इक्वेशन होगी तो क्या बनेगी? देखना, मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर
ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या सेम है, तब उस कंडीशन के अंदर मोलैरिटी या डाइल्यूट फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला है मोलैरिटी कोएफिशिएंट के लिए, जब कोएफिशिएंट क्या बन जाएगी m इज इक्वल टू v1 प्लस v2, यू नो वेरी वेल, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा m1 v1 प्लस इसका इससे करा तो क्या बन गया बेटा m2 v2, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होगी बेटा इक्वेशन, डाइल्यूशन इक्वेशन या डाइल्यूशन फॉर्मूला या मोलैरिटी इक्वेशन, जब क्या होगा मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन बट कंडीशन क्या सेम सब्सटेंस, तो उसकी इक्वेशन ये फॉलो जाएगी। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि एक डाइल्यूट कंडीशन होती है और एक एक्वस कंडीशन होती है, तो डाइल्यूशन फॉर्मूला और मोलैरिटी इक्वेशन एक ही है, पर ज्यादातर अपने एग्जामों में ये है, पर ये आपको इन फ्यूचर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करोगे तो उसके अंदर ये वाली इक्वेशन भी थोड़ा आप याद रखना। वैसे अपने जब आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करोगे तब उसके अंदर हो सकता है कि उसके अंदर मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आपको ये वाला भी कंडीशन आती है बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m2 क्या है v1 v2 क्या है ये मैंने आपको सामने भी प्रिंट कर रखा है। ठीक, तो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है और एक डाइल्यूट। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन इट मींस रिलेटेड टू जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर के रूप में बिहेव कर रहा है, कंसंट्रेट इट मींस जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट के रूप में बिहेव नहीं कर रहा है। अदर लाइन बोले तो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का होगा वो कंसंट्रेट होगा, जिसके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो वाटर के रूप में बिहेव करेगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा एक्वस। एक्वस को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक कंसंट्रेटेड और एक एक्वस। इतना क्लियर। नेक्स्ट एक पॉइंट और है बेटा नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया, अब आ रहा है नॉर्मैलिटी। सबसे बात उठती है कि नॉर्मैलिटी को हिंदी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहा जाता है नॉर्मलता, यानी क्या हो गया देखिए बेटा इसमें मैंने डिफाइन की, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर इट मींस यू नो वेरी वेल, आपने पहले भी मैंने क्लियर कर दिया 1000 मिलीलीटर, तो किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जितने डिसॉल्व होंगे वो उसकी नॉर्मैलिटी कहलाएगी। नहीं हुआ क्लियर? एक बार सुनो, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल कितने डिसॉल्व हैं वो उसकी नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ? नॉर्मैलिटी जो है उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो, सर ग्राम इक्विवेलेंट मीन समझ में नहीं आ रहा, तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल देके भी मैं आपको बता दूंगा, आगे मैंने क्लियर कर रखा है। फिर फिलहाल अब इसकी आप फॉर्मूला देख लो। नॉर्मैलिटी को N से प्रिंट करेंगे, यू नो वेरी वेल, फॉर्मूला इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितने हैं जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी नॉर्मलता या नॉर्मैलिटी। और नॉर्मैलिटी को एक बार फिर बता रहा हूं कैपिटल N से प्रिंट कर रहा है, मोलैरिटी को कैपिटल M से और मोलैरिटी को स्मॉल m से, ठीक, और मोल फ्रैक्शन को x से। यूनिट ऑफ नॉर्मैलिटी लिखते हैं तो इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, यू नो ग्राम इक्विवेलेंट है ऑफ सॉल्यूट तो इक्विवेलेंट, और यू नो वेरी वेल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन तो लीटर इनवर्स आ गया बेटा। अब बात उठती है कि सर एसिड, बेस और सॉल्ट आयंस, यू नो वेरी वेल, एसिड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन दे रहा है इट मींस वो एसिड है, यू नो वेरी वेल। बेस जो OH आयन देगा, यू नो वेरी वेल। सॉल्ट्स, यू नो वेरी वेल, 10th 11th में आपने पढ़ा होगा कई टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक। आयंस जिसपे 2 चार्ज होंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक कैटायन और एक एनायन, यू नो वेरी वेल, ठीक। इनके अकॉर्डिंग हम वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे बेटा? सबसे पहले देखना एसिड। एसिड में होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएंगे वो उसको एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ OH आयंस होंगे वो उसके बेस को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्ट पे चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों उसके हैं, यू नो वेरी वेल, और आयंस दे आर 2 कैटायन और एक एनायन। तो बात उठती है आपके मन में अभी डाउट सा, आप ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं बेटा आपके सामने ये एक आपका एसिड है, व्हाट इज दिस, यू नो आप बता सकते हैं इसका कोई नेम? सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका सबसे पहले हमें क्या फाइंड करेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास, या अदर लैंग्वेज में बोलेंगे मोलर मास, इट मींस पूरे मॉलिक्यूल का मास। कैसे फाइंड करते हैं ये भी एक बार देख लो बेटा। हाइड्रोजन के एटम, यू नो वेरी वेल,
2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मॉलिक्यूलर इसका जो मास होगा वो 1 होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर कोई बता सकता है? 16, तो मास कितना हो गया? 32। ऑक्सीजन के एटम कितने? यूनिवर्सल 4, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो मास कितना हो गया? 16। तो 2 और 32, 16 4 जा 64, 64 और 34 टोटल करोगे तो क्या बन जाएगा? 98U। तो जो 98U आया है ये आपका H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आया। इतना क्लियर? कैसे फाइंड करा? अब एसिड बोल रहे हैं तो एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड यूनिवर्सल, और एसिड में अभी मैंने आपको बताया कि इसकी डिफाइन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल। तो एसिड H2SO4 का मॉलिक्यूल एक ही, पर उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने दिख रहे हैं बेटा? 2। तो यानी क्या हो जाएगा? 98 डिवाइडेड बाय 2, 98 डिवाइडेड बाय 2 करा तो यूनिवर्सल कितना बन गया? 49। तो ये जो 49 आया बेटा यही ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो हो जाएगा वो 49 हो गया। ठीक, और बेस में होगा तो बेस में भी यूनिवर्सल, एक आपको एक बेस का भी एग्जांपल देता हूं, NaOH यूनिवर्सल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास यूनिवर्सल आपने 11 में पढ़ रखा है 40, मैं डायरेक्ट आपको बता दिया। OH को 1 से डिवाइड करोगे तो यूनिवर्सल वही का वो बन जाएगा। ठीक, सॉल्ट में यूनिवर्सल नेगेटिव पोलर चार्ज, आयंस में हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने 10th में पढ़ा था, सभी ने बोर्ड फाइट करी है, उसमें था ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है 11th में भी आपने पढ़ा है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट कैसे हम वैलेंसी फैक्टर एक फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड बेस और इनमें वैलेंसी फैक्टर हमें फाइंड करना हो, किसी भी सॉल्ट्स का, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग तो हम वैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं एक एग्जांपल देख लो बेटा। सबसे पहले यूनिवर्सल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। अदर लैंग्वेज में रेड ड्रग वेल कहते हैं। रेड ड्रग वेल का मतलब होता है कि जैसे अपना जो आपने देखा पानी है उसको प्यूरिफाई करने के लिए उसके अंदर जो रेड कलर की जो उसके अंदर कोई दवाई मिलाई है ताकि वाटर इजीली प्यूरिफाई हो जाए, इट मींस रेड ड्रग वेल या KMnO4 कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, अब पोटेशियम परमैंगनेट में यूनिवर्सल हमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कौन बताएगा? आप में से फाइंड करना आती है ऑक्सीडेशन नंबर? मैं आपको बताता हूं, मैग्नीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन +7 होती है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल इसकी ऑक्सीडेशन, जैसे मैग्नीज जिस कंपाउंड के साथ होगा, जिस मॉलिक्यूल के साथ होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑलवेज क्या होगी? चेंज होगी, और डी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको मालूम है। ठीक, 3D में अंदर तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की 7 है। यूनिवर्सल KMnO4 में यूनिवर्सल मैग्नीज कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो +2 आ गया। तो 7 में से 2 गए यानी कितना हो गया? 5। तो कहने का मतलब क्या 5 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचे, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर हो गया वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस टाइप हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी इट मींस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं वो उसकी नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी को कैपिटल में सबमिट करेंगे। इसके यूनिट्स आपके सामने गिवन है, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, और इसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब मैं आपको एक बता दूं बेटा एक सिमिलैरिटी, मैंने आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बताया था। मोलैरिटी भी एज ए टोटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये भी वॉल्यूम बेस्ड है जबकि मोलैरिटी भी वॉल्यूम बेस्ड है। क्लियर इतना? किसी को डाउट तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, जिसको भी डाउट हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के जो पॉइंट्स हैं मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।